हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज के इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट पार्ट टू। ओके। पार्ट वन में हमने क्या क्या कवर किया था? पार्ट वन में हमने बेसिकली बेसिक्स कवर किए थे पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। फिर हमने कंपोजिशन ऑफ बोथ दी हाउसेस कवर किया था, कंपोजिशन ऑफ बोथ हाउसेस। ओके। और कैसे इलेक्शन होता है मेंबर्स का दोनों हाउसेस में, वो कवर किया था। उसके बाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी जो क्या डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, क्या डिस्क्वालिफिकेशंस हैं और क्या दूसरी कंडीशंस है, वो सब देखी थी। और बाद में हमने लास्ट ही देखा था प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में। ओके, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में, और लास्ट में कुछ मिसलेनियस चीजें देखी थी। तो पार्ट वन में हमने ये सारी बेसिक चीजें कर ली थी। अब जो है पार्ट टू में जो है हम बेसिकली फोकस करेंगे कि हाउ द पार्लियामेंट फंक्शंस। ओके। देखिए, पार्ट वन में हमने जो सारी चीजें देखी थी दैट वर ऑल रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, कि कैसे पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है। ओके, क्या स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट का, राइट? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट दैट वी हैड सीन इन पार्ट वन। नाउ इन पार्ट टू वी विल सी हाउ द पार्लियामेंट फंक्शंस, कि क्या सारे व्हाट आर ऑल द डिवाइसेस और tools that parliament used to function. Okay, what are the procedure for passing a bill? ओके, एंड हाउ अ बजट इज पास्ड। ओके, बजट इज पास्ड। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड कुछ जो मिसलेनियस इंफॉर्मेशन है, राइट, वो भी देखेंगे। ओके, सो अगेन ये लेक्चर थोड़ा, अगेन आई एम सेइंग कि थोड़ा लंबा होने वाला है। ओके, बट स्टिल टू मोटिवेट यू, आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप फुल फोकस के साथ इसको देखो, लेट मी टेल यू वन थिंग। सी, बेसिकली देखिए, अगर आप ट्रेंड देखोगे, इफ यू विल सी ट्रेंड फॉर पास्ट ईयर्स, तो 15 से 20 क्वेश्चन पॉलिटी इंक्लूडिंग करंट अफेयर आता है। ओके, सो अगर इसको मैं मार्क्स में ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब ये हो जाता है 30 से 40 मार्क्स का आपका आता है पॉलिटी से रिलेटेड, पॉलिटी प्लस पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। ओके, सो देखिए, जो यहां पर मैं आपको नेक्स्ट अभी 30 टू 35 आवर्स में कराऊंगा, इट विल कवर ऑलमोस्ट लाइक 95% ऑफ दिस। ओके, 95% कवर कर लेगा। बट आपके ऊपर डिपेंड होता है इसके बाद कि आप कितने अच्छे से इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हो, और दूसरे कितने अच्छे से रिवाइज करते हो प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हो। क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं। अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि हम पहले पार्लियामेंट पूरा पढ़ लेंगे, और जब स्टेट लेजिस्लेचर पे जाएंगे तो क्योंकि वो स्टेट लेजिस्लेचर का चैप्टर छोटा होगा, तो वहां पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो अगेन जो रिवाइज और प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना आपका काम है, तो प्लीज डू दैट। ओके, उस चीज को बार बार रिवाइज करिए। सो लेट मी टेल यू कि ये जो 30 टू 35 आवर्स हैं जो इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इट कैन हेल्प यू फेच अप टू समवेयर अराउंड 25 टू 35 मार्क्स। देखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती। ओके, कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे होंगे जो कोई नहीं कर पाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई, बट स्टिल अगर 30 टू 35 आवर्स में आपको पॉलिटी में इतने मार्क्स मिल जा रहे हैं, सो दीज आर वेरी गुड। ओके, दिस इज वेरी गुड। ओके, और अगेन अगर आप बहुत अच्छा करते हो और आपकी किस्मत तो अच्छी होती है, so certainly you could get even on the higher end, even more than 35. So that's why मैं आपको आई एम स्ट्रांगली एडवाइजिंग यू, मैं आपसे रिकमेंड करता हूं कि आप ये जो लेक्चर्स हैं इनको बड़े ही ध्यान से देखें। इनको देखने के बाद आप जो पीपीटीज मिलती है उनको रिवाइज करिए और आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए। ओके, सो इतना करेंगे तो एटलीस्ट आपका कम से कम टाइम में पॉलिटी में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद जो एडिशनल टाइम आपके पास बचेगा, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप वो डिवोट करिए कहीं ऐसे सब्जेक्ट में जहां पे आप वीक हो। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो अगेन जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, दैट दिस इज 3 months फ्री क्रैश कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 बाय प्रेप आईएएस। ओके, एंड इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। ओके, इसमें स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शन दोनों कवर किए जाएंगे। देयर विल बी डाउट क्लियरिंग सेशंस ऑन एवरी संडे। ओके, हर संडे को डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। सो अगर इस कोर्स के किसी भी लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो, तो हर कोर्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, हर लेक्चर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक डाउट फॉर्म दिया है, आप वहां पर जाके अपने डाउट्स भर सकते हैं, और हर संडे हम उन डाउट्स को डिस्कस करेंगे। सीसैट भी इंक्लूडेड है, प्लस इसमें 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे। ओके, एंड ऑल्सो स्टडी मटेरियल और नोट्स जो हैं आपके टेलीग्राम चैनल पे हैं इसके। ओके, सो इसके स्टडी मटेरियल नोट्स आर ऑन दी टेलीग्राम चैनल। ओके, जहां तक फैकल्टी की डिटेल से आप यहां देख सकते हो, ज्यादातर फैकल्टी काफी एक्सपीरियंस है, सबने इंटरव्यू मल्टीपल टाइम्स दिया हुआ है। ओके, मेंस भी मल्टीपल टाइम्स लिखा है। ऑल्सो अगर आपको इसका पूरा शेड्यूल चाहिए
और रजिस्ट्रेशन लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं रिगार्डिंग सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। आप सब जानते हो पार्लियामेंट जो होती है पूरे थ्रू आउट द ईयर नहीं होती है, वो थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट सेशंस में होती है। जो हमने यहाँ पर एक साल में देखिए 3 सेशन होते हैं, जैसे बजट सेशन हो गया, मॉनसून सेशन हो गया, विंटर सेशन हो गया। सो एक साल में 3 सेशन। ऐसा नहीं होता कि पार्लियामेंट थ्रू आउट चलती है, पार्लियामेंट सेशंस में फंक्शन करती है। ओके, सो बेसिकली एक सेशन क्या होता है? सेशन इज अ पीरियड फ्रॉम फर्स्ट सिटिंग टू प्रोरोगेशन। ओके, प्रोरोगेशन और फर्स्ट सिटिंग क्या होता है? लेट मी टेल यू। सी सेशन इज पूरा ये पीरियड जो होता है सिटिंग से फर्स्ट प्रोरोगेशन तक, इट इज कॉल्ड सेशन। और बेसिकली देखिए सिटिंग क्या होता है कि एक सेशन में, आप देखिए एक सेशन में होती है बहुत सारी सिटिंग्स। ओके सॉरी, एक सेशन में होती है बहुत सारी मीटिंग्स, हर दिन मीटिंग होती रहती है। ओके, और हर मीटिंग में 2 सिटिंग्स होती हैं आपकी, हर दिन एक मीटिंग में 2 सिटिंग होती है, एक मॉर्निंग हो गई और एक आफ्टरनून हो जाती है। ओके, सो ये जो फर्स्ट सिटिंग से लेके प्रोरोगेशन के टाइम तक जो पीरियड होता है पूरा, इट इज कॉल्ड अ सेशन। ओके, और फर्स्ट सिटिंग के लिए क्या चाहिए होता है हमें? वी नीड टू समन द पार्लियामेंट। ओके, और कौन करता है समनिंग? प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट। एंड नॉर्मली प्रेसिडेंट के किसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे समन करता है। बट अगर ऐसी कंडीशन आ रही है कि जब 2 सेशन में होने में 6 महीने से ज्यादा का टाइम रहे, देयर इज गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ्स बिटवीन 2 सेशंस, देन प्रेसिडेंट कैन यूज हिज डिस्क्रिशन एंड समन अ सेशन। ओके, और अगेन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया 3 सेशन होते हैं। बजट सेशन फ्रॉम फरवरी टू मई, मॉनसून सेशन होता है जुलाई टू सितंबर, एंड विंटर सेशन फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर। ओके, सो देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट हु समन्स द सेशन और कितना मैक्सिमम टाइम हो सकता है 2 सेशन के बीच में। ओके, नाउ अब किसी एक सेशन में जो सिटिंग होती है उसको एडजर्न किया जा सकता है। एडजर्न मतलब उस सिटिंग का वर्क जो है हम सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड द वर्क इन अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। ओके, सो इट व्हाट इट डज इज बेसिकली टर्मिनेट्स अ सिटिंग। तो किसी सिटिंग को उसके वर्क को सस्पेंड करके उसको टर्मिनेट करती है एडजर्नमेंट। ओके, जबकि एडजर्नमेंट साइन टाइम क्या होता है? इट बेसिकली टर्मिनेट्स अ सिटिंग ऑफ अ पार्लियामेंट फॉर इनडेफिनेट पीरियड। सो एक सिटिंग जो पार्लियामेंट की एक सिटिंग होती है उसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए, मतलब फिर दोबारा नहीं बताते कि कब वापस रीअसेंबल होना है, ये पीरियड नहीं बताते, बस ये बताते हैं कि अब जो है ये सिटिंग खत्म हो गई है, राइट, एंड देयर इज नो डेट स्पेसिफाइड ऑन विच अगेन दी सिटिंग विल टेक प्लेस। ओके, सो दैट इज एडजर्नमेंट साइन टाइम। अगेन आप देखिए ये दोनों चीजें कौन करता है? स्पीकर। दिस इज इन द पावर ऑफ स्पीकर। प्लस एक और चीज जो है यहाँ पर, इट इम्पैक्ट सिटिंग एंड नॉट सेशन। सेशन को इंपैक्ट नहीं करता, ये सिटिंग को इंपैक्ट करता है। ओके, जब अब जबकि प्रोरोगेशन की बात आती है तो इट टर्मिनेट्स द सेशन। प्रोरोगेशन एक सेशन को टर्मिनेट करता है, और जो एडजर्नमेंट या एडजर्नमेंट साइन टाइम एक सिटिंग को टर्मिनेट करता है। ओके, एंड प्रेसिडेंट करता है इसको। सो प्रोरोगेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट। जबकि एडजर्नमेंट या एडजर्नमेंट साइन टाइम कौन करता है? ये करता है आपका स्पीकर। स्पीकर। ओके, स्पीकर। ऑलराइट, स्पीकर या जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। ओके, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, राइट। जैसे राज्यसभा है तो उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन है तो वो कर सकता है। ओके, अगेन प्रोरोगेशन जो है करता है कौन? प्रेसिडेंट। ओके, अब एक और चीज होती है डिसोल्यूशन। सो डिसोल्यूशन कौन करता है? डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि जो लोकसभा को डिसॉल्व करना, मतलब उसको खत्म कर देना। ओके, उसकी लाइफ एंड करना, टू एंड द लाइफ ऑफ लोकसभा, राइट। सो ताकि उसके बाद जो है फिर से फ्रेश इलेक्शंस होंगे और फ्रेशली न्यू मेंबर सिलेक्ट होंगे। सो ये होता है डिसोल्यूशन का मतलब। नाउ एक होती है ऑटोमेटिक, मतलब मान लीजिए लोकसभा का 5 ईयर का टर्म खत्म हुआ, तो जैसे ही 5 ईयर्स हुए ऑटोमेटिकली आपकी लोकसभा जो है डिसॉल्व हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, उसके मेंबर्स अब नो लॉन्गर जो है मेंबर रिमेन करते हैं लोकसभा के। ओके, और दूसरा होता है इवन बिफोर 5 ईयर्स, 5 साल के टर्म होने से पहले भी प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा, राइट। President can dissolve even before its term, and this he can do on the on aid and advice of, this can be done on aid and advice of council of ministers headed by PM। ओके, अगर वो लोग मेजोरिटी एंजॉय करते हैं और अगर मान लीजिए ये लोग मेजोरिटी लूज कर देते हैं तो फिर प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन यूज करके आइदर ही कुड रिमूव द मिनिस्ट्री, उनको
या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा सकता है या फिर ही कुड ऑल्सो डिसॉल्व द लोकसभा। ओके, नाउ जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है तो कोई भी बिल जो है पेंडिंग होता है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है। वेनेवर लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, एनी पेंडिंग बिल हैज एन इम्पैक्ट, कि पार्लियामेंट में कोई भी बिल पेंडिंग है उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो इम्पैक्ट यहाँ टेबुलर फॉर्म में दे रखा है आपको। Now, say a bill is pending in Lok Sabha, right? A bill is pending in Lok Sabha, right? But it is passed in Rajya Sabha. मतलब मान लीजिए कोई बिल आया, वो राज्यसभा से पास हुआ और लोकसभा में पेंडिंग है, तो वो क्या होगा? इट विल लैप्स, ओके। प्लीज, लैप्स मतलब वो बिल खत्म हो जाएगा। ओके, अब जो नई लोकसभा बनेगी उसमें फिर से वो बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और फिर से राज्यसभा को वो बिल पास करना पड़ेगा। ओके, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कोई बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था और वो लोकसभा में ही पेंडिंग है, तो इन दैट केस ऑल्सो वो बिल लैप्स हो जाता है। फिर जब नई लोकसभा बनेगी तो फिर से वो बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो दैट बिल हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड अगेन इन द न्यू लोकसभा। ओके, ऑल्सो अगर कोई बिल जो है, नाउ इट इज पास्ड इन द लोकसभा, ओके, इफ देयर इज अ बिल विच इज पास्ड इन द लोकसभा but it is pending in the Rajya Sabha. So please keep this in mind. This is very important, क्योंकि ये ऐसी चीज है जहां पर कंफ्यूजन हो सकता है कि आप सोचो कि लोकसभा ने तो पास कर दी एंड इट इज पेंडिंग इन राज्यसभा। सो आप सोचोगे कि लोकसभा डिसॉल्व हुई तो क्या जरूरत है, क्योंकि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है। प्लीज कीप दिस इन माइंड। अगर आपने पढ़ा होगा पिछले उसमें कंपोजिशन में, राज्यसभा इज अ कंटिन्यूइंग चेंबर, वो डिसॉल्व नहीं होता, तो राज्यसभा में पेंडिंग है। इवन इन दैट केस वो बिल लैप्स हो जाता है, फिर से जो नई लोकसभा बनेगी उसमें फिर से वो बिल इंट्रोड्यूस करके फिर से उसको पास करना पड़ेगा। ओके, अगला सिचुएशन आता है डेडलॉक का। डेडलॉक मतलब या तो राज्यसभा ने पास कर दिया और लोकसभा में पेंडिंग है, ओके, और लोकसभा ने कोई एक्शन नहीं लिया, ओके, या कोई डिसएग्रीमेंट है दोनों हाउसेस के बीच में, तो अगेन जब ज्वाइंट सिटिंग पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि डेडलॉक किन कंडीशंस में होता है। मतलब बेसिकली डेडलॉक मतलब कि दोनों हाउसेस ने पास नहीं किया है, ओके, और उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग नोटिफाई कर दी गई। ओके, सो बिल हैज नॉट बीन पास्ड बाय द बोथ दी हाउसेस, यानी एक हाउस से पास हुआ है और दूसरे हाउस में इट इज पेंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स, ओके, या उसने कुछ अमेंडमेंट्स करके वापस भेजा है दूसरे हाउस को, उस पर डिसएग्रीमेंट है, या या एक हाउस ने पास किया दूसरा हाउस पास नहीं कर रहा, और उसके लिए फिर ज्वाइंट सिटिंग नोटिफाई कर दी गई है। इफ ज्वाइंट सिटिंग हैज बीन नोटिफाइड फॉर इन कंडीशन ऑफ डेडलॉक, then in that case that bill does not lapse. But अगर joint sitting notify नहीं की होती तो वो lapse हो जाता। ओके, अगर कोई बिल राज्यसभा में पेंडिंग है, right, so it does not lapse. Okay, if there is a bill which is passed by both the houses and need the assent of president, then also it does not lapse. If the bill is passed by both the houses and is returned, so again keep this in mind, important, अगर कोई बिल दोनों हाउसेस से पास कर दिया है और आप सब जानते हो कि प्रेसिडेंट एक बार उस बिल को वापस रिटर्न कर सकता है, तो रिटर्न कर दिया है, सो इन दैट केस इट डज नॉट लैप्स। सो प्लीज बी वेरी क्लियर कि किन कंडीशंस में लैप्स होता है बिल और किन कंडीशंस पे इट डज नॉट लैप्स। एंड मैं आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखाऊंगा तो इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं। ओके, सो प्लीज ये टेबल आप ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। ओके, नाउ अगला अब आपका आता है, जस्ट अ सेकेंड, राइट, सो नेक्स्ट आता है कुछ चीजें, कुछ रिलेटेड टर्म्स बोले या कॉन्सेप्ट बोले जो पार्लियामेंट के। सो कोरम, कोरम मतलब कि कितनी मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए इन लोकसभा और इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर इट टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स। तो कोरम है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। तो जितने टोटल मेंबर्स हैं लोकसभा या राज्यसभा के, उसके 1/10 प्रेजेंट होने चाहिए हाउस में, तभी मीटिंग होगी। ओके, दैट इज द कोरम। ओके, वोटिंग इन द हाउस, सो किसी भी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वोटिंग कैन बी डन, वन इज वॉइस वोट, जिसमें सब वॉइस वोट कैसे होता है, जिसमें सब चिल्लाते हैं आईज एंड नोज। ओके, चिल्लाते हैं एंड देन जो है स्पीकर डिसाइड करता है, जिसकी ज्यादा आवाज उसको लगती है उसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि किसका कि व्हाट आर दी आईज, कि आईज हैव इट, स्पीकर कहता है। अगर आप कभी लोकसभा टीवी देखोगे तो आपको बड़े इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे वॉइस वोट होता है। ओके, सो आईज या नोज वॉइस वोट में
ओरली बोला जाता है। ओके, सारे पहले बोलते हैं कि किनका आइज है, मतलब कौन एग्री करते हैं बिल से या वोट करने के फेवर में एग्री करते हैं, तो वो आइज बोलते हैं, और कौन नोज बोलते हैं। ओके, और फिर अल्टीमेटली कौन डिसाइड करता है इसको वॉइस वोट को कि किसके फेवर में, स्पीकर या यू कुड से प्रिसाइडिंग ऑफिसर। बेटर टर्म इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो इसमें सारे आ जाते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करते हैं। बट मान लीजिए अगर इस पे डाउट है, तो इसके बाद इसको एक बार दे कुड चैलेंज इट, और फिर से एक और बार वॉइस वोट होगा, और फिर भी चैलेंज होता है तो फिर होता है वोटिंग बाय डिवीजन। ओके, बाय डिवीजन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि वोट्स आर रिकॉर्डेड बाय ऑपरेटिंग ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर। ओके, एक ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर होता है, उसमें वोट रिकॉर्ड होते हैं, या देयर आर स्लिप्स विथ आईज और नोज। ओके, उसमें वोट रिकॉर्ड होता है। ओके, सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि वोटिंग कैसे होती है हाउस में। ओके, पार्लियामेंट में लैंग्वेज क्या यूज करनी चाहिए, नॉर्मली जो है इट इज हिंदी एंड इंग्लिश एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, बट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ही कैन परमिट द यूज ऑफ मदर टंग। ओके, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रिसाइडिंग ऑफिसर परमिट कर सकता है कि दैट ही कुड यूज मदर टंग, एंड अगेन उसके ट्रांसलेशन का प्रोविजन होगा पार्लियामेंट। Now regarding rights of ministers and attorney general, so ministers and attorney general जो है, अगेन देखिए उनको कुछ राइट्स मिले रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट, उनके हाउसेस के रिस्पेक्ट में, दैट दे हैव राइट टू स्पीक इन बोथ दी हाउसेस। ओके, इवन अटर्नी जनरल, इवन हिम। ओके, प्लीज इस पे भी एक क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में। ओके, जिसपे बच्चे काफी कंफ्यूज हुए थे कि अटर्नी जनरल को क्या स्पीक करने का पार्ट राइट टू स्पीक है इन दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सो यस, he has right to speak in either house of the parliament. Take part in the proceedings, yes, attorney general and ministers can take part in the proceedings. In fact, ministers का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है, अटर्नी जनरल भी वो सब कर सकता है। Now they can also take part in proceedings of joint sitting and they can also take part in proceedings of committee of parliament in which they are member. So they can be a member of a committee of parliament, but most importantly they have no right to vote. So वो वोट नहीं कर सकते। So ministers जिस हाउस में मेंबर है उसी हाउस में वोट कर सकते हैं, दूसरे हाउस में जाके या वो वोट नहीं कर सकते। But जो attorney general है, since he is not a member, so he cannot vote. Okay, so I hope this is clear what are the rights of ministers and attorney general in houses of the parliament and their committees. अब अगला हम देखते हैं डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। मतलब जब पार्लियामेंट फंक्शन करती है तो कुछ डिवाइसेस है, मतलब कुछ प्रैक्टिसेस है, कुछ टूल्स है जो यूज किए जाते हैं फॉर इट्स फंक्शनिंग। दीज डिवाइसेस बेसिकली ये क्या इंश्योर करती हैं, दीज डिवाइसेस इंश्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर। ये सारी डिवाइसेस यूज करके जो लेजिस्लेचर है, इट इंश्योर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। राइट, ये डिवाइसेस यूज की जाती है टू इंश्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर। ओके, सो पहली डिवाइस तो आपकी है क्वेश्चन आवर, जो सबसे पहला आवर होता है पार्लियामेंट में, वो क्वेश्चन आवर होता है। और फिर आप सब जानते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन। अगेन देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस पे नॉर्मली अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है। ओके, इतने क्वेश्चन नहीं आए। बट अगेन स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, इनका ओरल आंसर देना होता है। ओके, और इसमें सप्लीमेंट्रीज, मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी अलाउड हैं। मतलब एक क्वेश्चन पूछा, उसके ऊपर कोई आंसर दे रहा है तो उसके ऊपर एडिशनल फॉलो अप क्वेश्चन पूछना भी अलाउड है। अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, ओके, जिनका अगेन रिटर्न रिप्लाई चाहिए होता है। और फिर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे दिए जाते हैं, इनका भी ओरल रिप्लाई देना होता है। राइट, एंड क्वेश्चंस कैन बी आल्सो आस्क्ड टू प्राइवेट मेंबर्स। प्लीज रिमेंबर दिस। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि लोकसभा में क्वेश्चंस बस मिनिस्टर से पूछे जाते हैं। नो, क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड टू प्राइवेट मेंबर्स, यानी जो मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है। क्वेश्चन आवर के बाद आती है जीरो आवर। सो ये एक इंडियन इनोवेशन है एंड दिस इज एन इनफॉर्मल डिवाइस। सो इसमें कोई भी ऐसा मैटर रेज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस, तो बिना नोटिस दिए हुए। राइट, क्वेश्चन आवर के बाद थोड़े टाइम तक, जब तक उस दिन का एजेंडा नहीं स्टार्ट होता, तब तक कोई भी मैटर रेज किया जा सकता है इन जीरो आवर, एंड इट इज एन इनफॉर्मल डिवाइस। कहीं भी ये डिवाइस मेंशन्ड नहीं है, ना इवन रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड है। ओके, so again it is held between 0 hour and agenda for the day. Okay, फिर उसके बाद अगली डिवाइस है हाफ एन आवर डिस्कशन। सो कोई मैटर है, अगेन कोई इंपॉर्टेंट मैटर है, राइट,
सो उस पर कोई फॉर्मल मोशन या वोटिंग नहीं होती, बट आधे घंटे तक डिस्कस कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन यानी 2 आवर्स का। अगेन कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, उस पर कोई वी नीड सम व्यू ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। तो शॉर्ट ड्यूरेशन 2 घंटे का डिस्कशन हो सकता है। अगेन शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में भी कोई फॉर्मल मोशन या कोई वोटिंग नहीं होती। प्लीज कीप दिस इन माइंड। अगेन स्पेशल मेंशन, ये आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होता है स्पेशल मेंशन। ओके, अब हम देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूज्ड डिवाइसेस हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की, दैट इज मोशंस एंड रिजोल्यूशन। सो मोशंस एंड रिजोल्यूशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूज्ड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज यही डिवाइसेस की जाती हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दी क्वेश्चन आवर। ओके, सो मोशंस आर बेसिकली नीडेड फॉर, तो किसी भी मैटर पे आपको डिस्कशन चाहिए। ओके, एक्सेप्ट फॉर दीज टू, एक्सेप्ट फॉर हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन या 0 आवर। ओके, 0 आवर हो गया या हाफ एन आवर डिस्कशन हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो गया। इनको छोड़ के किसी भी चीज पे आपको अगर डिस्कशन करनी है जो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो आपको एक मोशन लाना होगा हाउस में। ओके, देन यू हैव टू ब्रिंग अ मोशन, and also these motions are used to express the decisions or opinion of the house on various matters, right। so कोई भी issue है, मैटर है, उस पे अगर पूरे हाउस को अपना जो मत बताना है, जो अपना डिसीजन या ओपिनियन बताना है, तो वो मोशंस को अडॉप्ट करके बता सकते हैं। ओके, नाउ अलग अलग टाइप के मोशंस होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। एक होता है सब्सटेंटिव मतलब वेरी इंपॉर्टेंट मोशन, जैसे हो गया आपका नो कॉन्फिडेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मोशन है। ओके, ये ऐसा मोशन है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट कोलैप्स हो सकती है। ओके, उसके बाद हो गया सब्स्टिट्यूट मोशन। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे सब्स्टिट्यूट मतलब कि कोई एक ओरिजिनल मोशन चल रहा था, बट अब उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक दूसरा मोशन लाया गया। तीसरा हो गया सब्सिडियरी मोशन। सो अगेन ये एक ऐसा मोशन है जिसका इंडिविजुअली कोई सेंस नहीं बनता। ओके, दिस मोशन इज इन अटैचमेंट टू सम अदर मोशन। ओके, सो दिस इज एन इसमें 3 टाइप होते हैं, एंसिलरी, सुपरसीडिंग एंड अमेंडमेंट। सुपरसीडिंग मतलब कोई एग्जिस्टिंग मोशन चल रहा है उसको सुपरसीड करने के लिए। ओके, एंसिलरी मतलब कुछ एडिशनल डिटेल्स रिलेटेड टू इट, एंड अमेंडमेंट मतलब कुछ चेंजेस करने के लिए। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे सब्सिडियरी मोशन क्या होता है। इसके अगला आता है, अब हम देखते हैं स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मोशन। सो ये जो अगले आते हैं दे आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मोशन। तो पहला है आपका क्लोजर मोशन, मतलब कोई किसी चीज पे बड़े समय से डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, तो अब उस मैटर को क्लोज करके उस पर डिस्कशन करना है, तो उसके लिए क्लोजर मोशन पास करते हैं, टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन एनी मैटर एंड देन पुट इट टू वोट। ओके, तो किसी मैटर पे बहुत समय से डिस्कशन डिबेट चल रहा है, तो उसको कट शॉर्ट करके उसको वोट के लिए डालने के लिए हम क्लोजर मोशन पास करते हैं। अगेन ये 4 टाइप का है। सिंपल क्लोजर मतलब पूरा ऑल ऑफ अ सडन सारा जो डिबेट सब कुछ कट शॉर्ट करके सीधा डायरेक्टली वोट किया। ओके, कंपार्टमेंट्स मतलब बेसिकली पार्ट्स को जो है एक साथ क्लब करके उसके पार्ट्स को एक साथ वोट किया जाता है। कंगारू मतलब जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन से उन्हीं को लिया जाता है और उनपे ही वोट किया जाता है। ओके, और गिलेटिन अगेन, गिलेटिन मतलब जो भी सब कुछ बचा हुआ है उन सबको एक साथ टू द वोट पुट कर दिया जाता है, वेदर दे आर डिस्कस्ड और नॉट। ओके, सो वेदर समथिंग इज डिस्कस्ड और नॉट, इट इज पुट टू वोट, क्लब टुगेदर एंड पुट टू वोट। और ये कहाँ किया जाता है, ये मोस्टली देखा गया है बजट में किया जाता है। इनफैक्ट बजट में कई बार आगे आप देखोगे कि अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ बजट इज गिलेटिन, मतलब उस पर बिना डिस्कशन डिबेट के ही वो पास कर दिया जाता है। ओके, थ्रू वोट। अब यहां पर आप पूरी लिस्ट ऑफ मोशन देख सकते हो, राइट। सबसे पहला है प्रिविलेज मोशन। सो अगर कोई पार्लियामेंट का मिनिस्टर जो है, अगर कोई मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ब्रीच करता है, मतलब गलत इंफॉर्मेशन देता है या कुछ ऐसा करता है, राइट, इन दैट केस उसके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है, एंड इट इज टू सेंश्योर द मिनिस्टर। सो अगर मिनिस्टर कोई गलत इंफॉर्मेशन देता है पार्लियामेंट को, ओके, इफ अ मिनिस्टर गिव्स अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, इन दैट केस एक प्रिविलेज मोशन उसके अगेंस्ट कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ला सकता है। ओके, दूसरा है कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन बेसिकली कि कोई बहुत ही अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, जैसे मान लो कोविड हो गया,
उस पे उसका बहुत ही ज्यादा बूम हो गया। तो ऐसे मैटर्स को फोकस करने के लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन लाते हैं। एंड इसमें द एम्फेसिस इज टू गेट सम स्टेटमेंट, अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम अ मिनिस्टर। ओके, कोई कोई जो मिनिस्टर है उससे कुछ एक स्टेटमेंट ले उस मैटर, जो कि क्या वो कर रहे हैं उस पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पे, कि कैसे उसको वो डील करेंगे, ऐसा कुछ स्टेटमेंट लें। ओके, एंड अगेन इट इज एन इंडियन इनोवेशन, दूसरी जगह पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखा नहीं जाता। एंड इट इज प्रोवाइडेड इन दी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। ओके, सो जो रूल्स ऑफ कंडक्ट है उसमें, या रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसमें प्रोवाइडेड है कॉलिंग अटेंशन मोशन। अगला आपका आता है एडजर्नमेंट मोशन। ओके, नेक्स्ट इज योर एडजर्नमेंट मोशन। ओके, सो एडजर्नमेंट आप सबको पता है एक सिटिंग को खत्म करने के लिए। सो एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ हाउस टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। सो मान लीजिए कोई सिटिंग चल रही है। ओके, सो अगेन कुछ चीजें पहले, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसको सपोर्ट चाहिए 50 मेंबर्स का, एंड इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस। तो मान लीजिए किसी चीज पे डिस्कशन चल रहा है, नॉर्मली किसी चीज पे पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा है किसी हाउस में। ओके, सो ऑल ऑफ अ सडन कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे डिस्कशन चाहिए। सो दी मेंबर्स, जो 50 मेंबर मिलकर एक एडजर्नमेंट मोशन ला सकते हैं। सो जो नॉर्मली बिजनेस चल रहा था, जो नॉर्मल सिटिंग में चल रहा था, वो जो है वो इंटरप्ट हो जाता है। उसके बाद ये जो अर्जेंट मैटर है इस पे डिस्कशन शुरू होता है। अगेन दिस मोशन प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मोशन है आपका, दिस कैन नॉट बी यूज्ड इन राज्यसभा। ओके, दिस मोशन कैन नॉट बी यूज्ड इन राज्यसभा, प्लीज कीप दिस इन माइंड। और अगर एडजर्नमेंट मोशन पास हो जाता है तो इट लीड्स टू सेंश्योर। सेंश्योर मतलब बेसिकली क्रिटिसिज्म। ओके, सेंश्योर का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, या किसी को रिब्यूक करना, या किसी को बोलना कि आपने ये गलत किया है। ओके, अगर हिंदी में बोलूं तो इट मींस किसी को टू पॉइंट आउट, कि किसी को बताना कि आपने ये, गवर्नमेंट ने ये काम गलत किया है, ये इसका मतलब होता है एडजर्नमेंट मोशन का ये। इसके बाद अगला होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो ये तो आप सब जानते हो, राइट। अगर ये पास हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, सो इट लीड्स टू रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट। और अगेन इस मोशन को पास करने के लिए वी नीड सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड। ओके, और इसी का अपोजिट आता है नो कॉन्फिडेंस का कॉन्फिडेंस मोशन। सो अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है, हंग पार्लियामेंट, माइनॉरिटी गवर्नमेंट या कोलिशन गवर्नमेंट, जहां ऐसा लग रहा है, प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि यार दी गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर मेजोरिटी एंजॉय नहीं कर रही, और मे बी इट इज नॉट एंजॉइंग द मेजोरिटी। सो then president can ask the council of ministers or the government that जो members हैं उनको कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करो, एक कॉन्फिडेंस मोशन लाओ और उसको प्रूव करो। सो देखिए ये कौन लाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन? अपोजिशन। और कॉन्फिडेंस मोशन कौन लाते हैं? रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी कॉन्फिडेंस मोशन लाता है टू शो दैट यस इट हैज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है टू शो दैट रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। तो बेसिकली ये दोनों अपोजिट है। अगर दोनों में से कोई भी अगर देखिए ये पास हो जाता है तो क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। और अगर ये पास नहीं होता, इन दैट केस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट दे वुड हैव टू रिजाइन, और उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है। ओके, सेंश्योर मोशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टू सेंश्योर मतलब टू क्रिटिसाइज कि आपने ये काम गलत किया है। सो अंडर दिस एक मोशन लाया जाता है जिसमें बोला जाता है कि गवर्नमेंट के स्पेसिफिक मिनिस्टर ने या पूरी गवर्नमेंट ने कुछ ये काम जो है गलत किया गया। नो डे नेम्ड येट मोशन, तो आप इसी से समझ सकते हो नाम से ही कि ऐसा मोशन जो एडमिट कर लिया गया है बट उसको कब डिस्कस किया जाएगा, उस पर कब डिबेट किया जाएगा, वो उसका कोई दिन फिक्स नहीं किया है। इट इज नो डे येट नेम्ड। एंड डायलेटरी मतलब डिले करने के लिए। Okay, for delay, so any motion which is passed for delay is dilatory motion. Okay, now resolutions की बात करते हैं। तो again to draw attention of house to a matter of public general public interest, resolution भी पास की जा सकते हैं। in fact one could say that here आप ये relation देख सकते हो, all resolutions come in category of substantive motion। तो देखिए ये आपके मोशंस हो गए और ये आपके रिजोल्यूशन हो गए और ये आपके सब्सटेंटिव मोशंस हो गए। तो बेसिकली ये रिलेशन है मोशंस, सब्सटेंटिव मोशंस और रिजोल्यूशन में। ओके, सो ऑल रिजोल्यूशंस आर सब्सटेंटिव मोशंस। ओके, बट ऑल मोशंस आर नॉट रिजोल्यूशंस। ओके, और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है रिजोल्यूशन के, कि रिजोल्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू बी वोटेड अपॉन।
बट मोशंस के केस में दिस इज नॉट नेसेसरी दैट दे शुड बी वोटेड अपॉन. ओके, सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट in case of motions it is not required that they should be voted upon, but अगर resolution है तो उस पे वोट होना is compulsory. okay, और अगेन तीन कैटेगरी के resolution है. प्राइवेट मेंबर, ओके, प्राइवेट मेंबर who is not the part of the government. ओके, अगेन दूसरा है गवर्नमेंट resolution. जस्ट अ सेकेंड. सो अब हम देख रहे हैं गवर्नमेंट resolution. देखिए देखिए प्राइवेट मेंबर आप सबको समझ में आता होगा कि प्राइवेट मेंबर कौन है. दो होते हैं प्राइवेट मेंबर, हो गए एक तो, और एक हो गए मिनिस्टर. मिनिस्टर मतलब देखिए जो लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं उनमें से जो लोग हु आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हु आर मिनिस्टर्स, दे ब्रिंग गवर्नमेंट resolution. और जो बाकी बचे हुए हु आर नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब हु आर नॉट मिनिस्टर्स, दे गिव प्राइवेट मेंबर्स resolution. ओके, और उसके अलावा एक और टाइप का है स्टैट्यूटरी resolution. ओके, Now this is given in pursuance to the provisions of constitution या act of, मतलब एक ऐसा resolution जो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से डील करता हो या रिलेट करता हो या किसी पार्लियामेंट के एक्ट से डील या रिलेट करता हो, उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन. ओके, इसके अलावा और कुछ डिवाइसेस जो हैं, एक है पॉइंट ऑफ ऑर्डर. नाउ इट इज अ इंपॉर्टेंट डिवाइस, राइट. सो जब भी ऐसा लग रहा हो व्हेनेवर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही फील्स दैट जो प्रोसीडिंग्स है हाउस की वो नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है हाउस की मतलब हाउस की प्रोसीडिंग्स के लिए एक रूल्स होते हैं कि इस तरीके से हाउस की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए. एंड व्हेन अ मेंबर सीज that if those proceedings are not following the normal rules, then he can raise a point of order. Okay, point of order. And again this is an extraordinary device. अगर point of order raise कर दिया गया, so it suspends the proceedings before the house. मतलब जो भी सारा काम चल रहा होगा वो सस्पेंड हो जाएगा, वो रुक जाएगा और वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर से डील किया जाएगा. ओके, और उस पर कोई डिबेट भी नहीं होता. अगेन सारी लक्ष्मीकांत में बहुत सारी कंडीशंस दे रखी है पॉइंट ऑफ ऑर्डर कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए. ओके, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. आपको बस एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना ही जानना है. ओके, इसके अलावा हाफ एन आवर डिस्कशन आप देख चुके हो, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी आप देख चुके हो, ये 2 आवर्स का होता है. और जो स्पेशल मेंशन है, सो बेसिकली कोई भी चीज विच इज नॉट अंडर आइदर अ मोशन रिजोल्यूशन, ना पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, ना हाफ एन आवर डिस्कशन है, ना शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, राइट. सो जो किसी भी चीज में नहीं आ रहा, सो देन इट इज कॉल्ड अ स्पेशल मेंशन एंड दिस इज इन राज्यसभा. और लोकसभा में इट इज नोन एज नोटिस मेंशन अंडर रूल 377. मतलब ऐसी कोई चीज विच डज नॉट कम अंडर एनी ऑफ जो अभी सारी डिवाइसेस में से कुछ भी नहीं है, तो इट इज कॉल्ड स्पेशल मेंशन इन राज्यसभा एंड नोटिस मेंशन अंडर रूल 37 ऑफ 377 ऑफ लोकसभा. ओके, अब हम देखते हैं व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर लेजिस्लेशन, मतलब कैसे एक बिल जो है पार्लियामेंट में पास होता है वो देखेंगे. वी विल सी द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट. सो अगेन दो काइंड्स ऑफ बिल होते हैं, पब्लिक बिल दैट इज जो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट, मिनिस्टर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट बिल. ओके, और दूसरा हो गया आपका प्राइवेट बिल, यानी जो जो आपके प्राइवेट मेंबर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट मेंबर्स. ओके, अगेन 4 कैटेगरीज होते हैं आपके बिल के, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, राइट. डिपेंडिंग अपॉन, आई होप आपको ये सब बिल्स पता होंगे. देखिए इसमें शायद से आपको डाउट होगा तो ये हम आगे कवर करेंगे इन दोनों में, बट आई होप आपको ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो आपको पता ही होगा. सो इसके लिए तो हम ऑलरेडी आर्टिकल 368 में क्या प्रोसीजर दे रखा है वो हमने पढ़ रखा है, तो इसके लिए हम क्या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है वो नहीं पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में कि इन तीनों का क्या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, कि कहां पर ये इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, किस हाउस की क्या पावर्स है इनको लेके, दैट व्हाट पावर्स आर फॉर ईच हाउस रिगार्डिंग दीज बिल्स. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डिनरी बिल का, राइट. ऑर्डिनरी बिल के बारे में देखते हैं. आई होप इट इज विजिबल टू यू. ओके, सो ऑर्डिनरी बिल में फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, देखिए लक्ष्मीकांत में बहुत सारा दे रखा है लिख के एकदम डिटेल करके, आपको बस क्रक्स देखना है उसका, और वो पूरा क्रक्स जो आपको लक्ष्मीकांत में इतने सारे पेजेस में दे रखा है वो आपको यहाँ पे अच्छे से डायग्राम के फॉर्म में मैंने दे दिया है. तो पहली रीडिंग में क्या होता है
कि जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है हाउस में, ओके, और उसको हाउस में इंट्रोड्यूस करने के लिए लीव ऑफ द पार्लियामेंट जो है हाउस लेनी पड़ती है, ओके, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उससे परमिशन लेनी पड़ती है बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दैट बिल, ओके। सो फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, और इंट्रोड्यूस करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, ओके। और जो एक बार इंट्रोड्यूस करते हैं तो इंट्रोड्यूस करते हैं जो बिल का सारा जनरल प्रोविजंस वगैरह सब कुछ बताते हैं हाउस में, मतलब ले करते हैं और उसके बारे में सब कुछ बताते हैं कि ये बिल इस चीज के बारे में है, इसके ये प्रोविजन है, ओके। सो ये होता है इंट्रोडक्शन, और एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया उसके बाद उसको गजेट में पब्लिश कर देते हैं। इस स्टेज पे कोई भी डिस्कशन नहीं होती बिल पे, ओके। सो ये हो गया फर्स्ट रीडिंग। नाउ ये जो है ऑर्डिनरी बिल के लिए ये दोनों में हो सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, ओके। दूसरा होता है सेकेंड रीडिंग। अब सेकेंड रीडिंग में तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला स्टेज होता है कि जनरल डिस्कशन, तो जनरल जो बिल है उसके प्रिंसिपल्स प्रोविजंस इस पे डिस्कशन होता है, उसके सब प्रोविजंस पे डिस्कशन होता है कि क्या है क्या नहीं है, ओके। और जनरल डिस्कशन के बाद क्या कर सकते हैं, या तो सीधा उसको कंसिडरेशन स्टेज पे ले, मतलब कि उसको पास करे या नहीं करे सीधा वहां पर जाए, या जनरल डिस्कशन के बाद उसको कमिटी के पास भेज दे। देखिए जब जनरल डिस्कशन होता है तो या तो उसको सीधा हम कंसिडरेशन स्टेज मतलब पास करे या नहीं करे इस बात इसके लिए देखते हैं, या सीधा कमिटी स्टेज पे भेज सकते हैं, या तीसरी चीज क्या कर सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन के लिए भेज सकते हैं। प्लीज कीप दिस इन माइंड, तीसरी चीज क्या कर सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन से। बट नॉर्मली मोस्टली क्या किया जाता है, कमिटी स्टेज पे भेजा जाता है, ओके। सो कमिटीज होती है, पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है, देयर इज ज्वाइंट कमिटी, देयर आर सिलेक्ट कमिटीज, ओके, उनके पास भेजा जाता है, ओके। ज्वाइंट कमिटी मतलब दोनों हाउसेस की होती है, और सिलेक्ट मतलब एक ही हाउस की होती है, ओके। अगेन ये प्रोसीजर दोनों लोकसभा राज्यसभा में होता है, ओके। फिर उसके बाद कमिटी जो है, जो कमिटी होती है, जिस भी कमिटी को वो बिल दिया है वो उसको डिटेल में स्क्रूटनी करती है और अपनी एक रिपोर्ट देती है उस बिल पे, ओके। और वो रिपोर्ट के बेसिस पे उसको कंसिडरेशन स्टेज पे उसको डिस्कस किया जाता है डिटेल में उसके हर एक प्रोविजन को, एंड अल्टीमेटली इस स्टेज में अमेंडमेंट्स भी किए जा सकते हैं, ओके। प्लीज रिमेंबर, तो अमेंडमेंट्स कौन सी स्टेज में किए जाते हैं, सेकेंड रीडिंग में, वो भी कंसिडरेशन स्टेज पे, ओके। अमेंडमेंट्स कैन बी डन हियर, ओके। सो उसके बाद आती है थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग बेसिकली इज ऑल अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द बिल और रिजेक्ट द बिल एज अ होल, उस पर वोटिंग होती है, ओके। सो इस स्टेज पे कोई अमेंडमेंट्स नहीं होते, नो अमेंडमेंट्स एट द स्टेज ऑफ थर्ड रीडिंग, एंड अगर पास कर दिया जाता है तो इट इज ट्रांसमिटेड टू सेकेंड हाउस। नाउ सेकेंड हाउस कुड बी लोकसभा अगर ये दोनों प्रोसीजर राज्यसभा में हुए, एंड कुड बी राज्यसभा अगर ये दोनों प्रोसीजर लोकसभा में हुए। नाउ जब बिल सेकेंड हाउस में जाता है तो सेम प्रोसीजर, ये सेम तीनों चीजें होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। उसके बाद आइदर अगर फर्स्ट रीडिंग थर्ड रीडिंग में अगर उसको पास कर दिया गया, ओके, तो वो जाता है असेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। और अगर वो जो है डेडलॉक हो गया, मतलब दोनों हाउसेस में डिसएग्रीमेंट है या एक भी हाउस पास नहीं करता, जस्ट अ सेकेंड। सो बेसिकली क्या होता है कि देखिए मान लीजिए अगर मैं लेता हूं कि लोकसभा में, लोकसभा में फर्स्ट रीडिंग हुई, सेकंड रीडिंग हुई, थर्ड रीडिंग हुई, अब बिल इन द सेकंड हाउस मतलब राज्यसभा में गया, राज्यसभा में भी फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी और थर्ड रीडिंग होगी, राइट। थर्ड रीडिंग के बाद उसके पास ऑप्शन है, या तो वो उसे पास करे, या फिर पास नहीं करता तो कुछ अमेंडमेंट्स करके वापस भेजे उसको, या अगर पास कर दिया तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड असेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए जाएगा, और फिर आपको पता है प्रेसिडेंट उसको या तो असेंट दे सकता है या विथहोल्ड कर सकता है असेंट, या फिर रिटर्न कर सकता है। बट मान लीजिए अगर वो कुछ चेंजेस करता है, या तो रिजेक्ट कर दे, तो रिजेक्ट कर दिया तो भी डेडलॉक, राइट, वन रिजेक्ट करने पे भी डेडलॉक हो गया, ओके। दूसरा 6 मंथ से ज्यादा के लिए, मोर देन 6 मंथ्स, वो उस पर कोई एक्शन ना ले, ओके। एंड तीसरा कि वो जो है कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज करे, और जो दूसरा हाउस है यानी राज्यसभा कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज करती है और लोकसभा उन अमेंडमेंट्स पे एग्री नहीं करती, तो इस केस में डेडलॉक होता है और फिर होती है ज्वाइंट सिटिंग, ओके। फिर होती है ज्वाइंट सिटिंग, आगे हम ज्वाइंट सिटिंग के बारे में पढ़ेंगे, ओके। सो आई होप कि क्या प्रोसीजर है फॉर ऑर्डिनरी बिल, विच इज इट इज वेरी क्लियर टू यू गाइस कि कैसे एक ऑर्डिनरी बिल जो है इंट्रोड्यूस होता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ दी हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, ओके। प्लीज कीप दिस इन माइंड। एंड उसमें कैसे फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होती है, फिर सेकंड हाउस में जाता है, वहां भी फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होती है, और अगर वहां से पास होता है तो असेंट के लिए जाता है, और अगर डेडलॉक होता है तो फिर ज्वाइंट सिटिंग के लिए जाता है, ओके। सो दिस इज द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर फॉर ऑर्डिनरी बिल इन पार्लियामेंट।
अब हम देखते हैं फॉर मनी बिल कि मनी बिल के लिए क्या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, बट इससे पहले हम प्रोसीजर देखें उससे पहले हमें देखना होता है कि मनी बिल होता क्या है, दैट व्हाट इज अ मनी बिल। ओके, व्हाट इज अ मनी बिल। सो क्या है मनी बिल, ये आर्टिकल 110 डिफाइन करता है कि मनी बिल ये चीजें हैं। इट डील्स ओनली विथ मैटर्स गिवन बिलो, okay, like imposition, abolition, remission and alteration and regulation of tax, okay, regulation of borrowing of money by union government, custody of consolidated fund of India और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की कस्टडी। जैसे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की कस्टडी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। ओके, तो उसको चेंज करने के लिए कोई बिल है तो देन दैट विल बी अ मनी बिल। ओके, एंड ओनली प्लीज कीप दिस इन माइंड, ओनली दीज मैटर्स, अगर इसके साथ कोई एक्स्ट्रा मैटर है तो वो बन जाता है फाइनेंस बिल, फाइनेंशियल बिल, वो हम देखेंगे आगे। ओके, इसी तरीके से अगर कोई कंसोलिडेटेड फंड से विड्रॉ करना हो मनी या उसमें पेमेंट करना हो तो वो भी जो है मनी बिल का पार्ट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ओके, प्लीज कीप दिस इन माइंड। एंड डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज, किसी भी एक्सपेंडिचर को चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे डिक्लेयर करना है तो वो एक मनी बिल होता है, या ऐसे किसी चार्ज एक्सपेंडिचर का अमाउंट इंक्रीज करना भी एक मनी बिल होता है। Also receipt of money on account of consolidated fund of India or public account of India and custody or issue of such money, okay, and audit of accounts of the union or the state, so ये भी मनी बिल में आते हैं, right, और इनसे रिलेटेड कोई भी मैटर है वो भी मनी बिल में आता है। so dealing with only these matters, okay, and whether who will decide ki whether a bill is money bill or not, so it is decided by the speaker, so speaker का फाइनल डिसीजन होता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। ओके, नाउ उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर है मनी बिल के लिए। क्या है, इंट्रोडक्शन की बात की जाए कि इंट्रोडक्शन इसका लोकसभा में हो सकता है, आपने देखा था ऑर्डिनरी बिल दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता है, एंड ऑल्सो इसके लिए रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड है। ऑर्डिनरी बिल के लिए कोई रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। अब लोकसभा में एक बार इंट्रोड्यूस हुआ और रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट पे फिर पास कर दिया गया, तो राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा के पास वेरी लिमिटेड पावर होती है विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल। एंड अगेन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हाई, क्योंकि इस पे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ रखे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। ओके, मल्टीपल टाइम्स, सो प्लीज बहुत ही ध्यान से इसको देखिए। ओके, सो राज्यसभा फर्स्टली कैन नॉट रिजेक्ट or amend the money bill, one, it cannot reject or amend। मैक्सिमम क्या कर सकता है राज्यसभा, it can make recommendations, even those recommendations are not binding। okay, ऐसा नहीं कि वो recommendations binding है, वो recommendations make कर सकता है, लोकसभा के ऊपर उसको एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है। एंड ऑल्सो राज्यसभा मस्ट रिटर्न द बिल टू लोकसभा विद इन 14 डेज। अगर 14 डेज में रिटर्न नहीं करता तो भी बिल लोकसभा के पास चले जाता है और लोकसभा इट वुड बी पास्ड इन द फॉर्म एज गिवन बाय लोकसभा। Now Lok Sabha can reject or accept all of the any or all of the recommendations of the Rajya Sabha. So basically recommendations जो है they are not binding. Okay? और बस 14 दिन का टाइम मिलता है इनको, उसमें इनको जो भी अपना रिगार्डिंग मनी बिल रिकमेंडेशन है वो देनी होती है। अगर कुछ नहीं करते तो भी वो बिल इज एज इट इज पास हो जाता है। ओके, नाउ असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के पास जाएगा फिर उसके बाद। सो प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल, एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है, ही कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल, आइदर ही हैज टू गिव असेंट और विथहोल्ड असेंट। एंड नॉर्मली जो है, मोस्टली जो है, इनफैक्ट प्रैक्टिकली जो है, प्रेसिडेंट हमेशा मनी बिल को असेंट ही देता है, क्योंकि मनी बिल जो है इट इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली। तो अगर ऐसे केस हो सकते हैं कि पहले प्रेसिडेंट रिकमेंड करे और फिर बाद में उसको विथहोल्ड कर ले। ओके, सो अगेन दिस वुड बी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। अब मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल बिल्स पे। सो बेसिकली देखिए, तीन टाइप के बिल्स होते हैं फाइनेंशियल के, मनी बिल जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और फिर आते हैं फाइनेंशियल बिल 1 एंड 2। सो लेट्स सी कि फाइनेंशियल बिल 1 और 2 क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल बिल 1 वो होते हैं जिसमें आर्टिकल 110 का कोई एक मैटर हो, प्लस साथ ही साथ कोई और मैटर हो जनरल लेजिस्लेशन का। दैट्स वाई अगर आप इधर देखोगे, so it is given in article 10 and it is here written only the matters related in article 110। बट आर्टिकल 110 के रिलेट में जो मेंशन्ड चीजें हैं उसके साथ साथ कोई और मैटर है जनरल लेजिस्लेशन का, तो फिर वो बिल बन जाता है फाइनेंशियल बिल 1। ओके, देन दैट बिल बिकम्स फाइनेंशियल बिल 1।
if it is any matter under article 110, मतलब इन 6 में से एक चीज प्लस इसके साथ कोई और जो जनरल मैटर ऑफ जनरल लेजिस्लेशन, मतलब ऐसी चीज जो उन 6 में से कोई ऐसी चीज है उन 6 में से किसी एक चीज में से रिलेट नहीं करता। तो अगर ये चीजें हैं एक बिल में, मतलब ये भी मैटर्स है प्लस साथ में कुछ और भी है, सो देन इट बिकम्स फाइनेंशियल बिल 1। आई होप आपको क्लियर होगा, बड़े ही क्लियर होगा कि फाइनेंशियल बिल 1 क्या है। नाउ इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है, क्या प्रोसीजर में है कि इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा एंड इसके लिए भी रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए। लाइक मनी बिल इट कुड बी ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा एंड रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। बट अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स बाकी सब कुछ सेम है एज ऑर्डिनरी बिल। मतलब राज्यसभा के पास जो है अपार्ट फ्रॉम दी अबाउट दीज टू थिंग्स सारी सेम पावर्स। ओके, राज्यसभा जो है फाइनेंशियल बिल 1 को रिजेक्ट भी कर सकता है। ओके, इट कुड विथहोल्ड और उसका अपने हिसाब से पास भी कर सकता है। ओके, सो आई होप आपको फाइनेंशियल बिल 1 क्लियर है। अगला है फाइनेंशियल बिल 2। सो इट इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व करता है, बट कोई आर्टिकल 110 का कोई भी मैटर नहीं। यानी कंसोलिडेटेड फंड से एक्सपेंडिचर तो है बट ये 6 में से कोई भी चीज नहीं आती। नन ऑफ these 6 things are there. So in that case that bill becomes financial bill 1. So financial bill 2. So आप देख रहे हो फाइनेंशियल बिल 1 में क्या है कि आर्टिकल 110 में से 6 में उनकी 6 में से कोई भी एक चीज होगी, मैटर्स होगा और साथ साथ कोई जनरल लेजिस्लेशन का मैटर होगा, तो वो फाइनेंशियल बिल 1 हो जाता है। बट फाइनेंशियल बिल 2 में यह है कि इट इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बट जो 110 में जो सारे मैटर्स मेंशन्ड है उनमें से कोई भी चीज नहीं होगी। ओके, सो दैट बिकम्स फाइनेंशियल बिल 2। अगेन देखिए इसमें क्या है, इट कुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस, राइट, बट इट कैन नॉट बी पास। सो यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट इट कैन नॉट बी पास्ड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट unless president recommends to that house the consideration of the bill. See here it is written consideration not introduction. अगर आप देखोगे कंसिडरेशन कौन सी स्टेज पे होता है, ये है कंसिडरेशन स्टेज। सो ये स्टेज के लिए जो है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए फॉर फाइनेंशियल बिल 2। ओके, जब तक प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए नहीं बोलता तब तक इट कैन नॉट बी पास्ड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन यहाँ पर है और कंसिडरेशन यहाँ पर है। मनी बिल में इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, बट मनी फाइनेंशियल बिल 2 में कंसिडरेशन में प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, और बाकी सारी चीजें जो इस बिल की हैं इट इज सेम एज ऑर्डिनरी बिल। ओके, जो ऑर्डिनरी बिल के जो सारे प्रोसीजर्स हैं वो सब सेम है। अब आ जाते हैं ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस, आपने देखा था। सो ये किस केस में होता है, इट हैपन्स only in case of ordinary bill. Okay, ordinary bill. Okay, ordinary bill and what other, and financial bill 1 and financial bill 2. Ordinary bill plus financial bill 1 and 2. So इन्हीं बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग होती है। आपका मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। ओके, सो कब होती है ज्वाइंट सिटिंग, सिचुएशन ऑफ डेडलॉक, कि बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस। ओके, यानी लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, राज्यसभा ने पास किया, लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया। ओके, सो ये कंडीशन है डेडलॉक की। डिसएग्रीमेंट और अमेंडमेंट्स, यानी लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने कुछ अमेंडमेंट्स करके वापस भेजे लोकसभा को। सो इन दैट केस और लोकसभा ने वो जो अमेंडमेंट्स है उनको डिसएग्री कर दिया। ओके, या उल्टा भी कर सकते हो आप। और उसके बाद अगला क्या है, दैट मोर देन 6 months इन अदर हाउस विदाउट द बिल बीइंग पास्ड। ओके, 6 महीने से ज्यादा जो है दूसरे हाउस में लाइक लोकसभा ने पास किया कोई बिल और राज्यसभा में वो बिल 6 months से मोर के लिए पेंडिंग हो रखा है, 6 महीने से ज्यादा के लिए वो राज्यसभा बिल पेंडिंग है। इस केस में वी कुड कॉल इट अ सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। और जब डेडलॉक की सिचुएशन होती है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट ही कुड कॉल अ जॉइंट सिटिंग। ओके, ही कुड कॉल अ जॉइंट सिटिंग। नाउ जॉइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर, अगर डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन,
अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी है तो एनी अदर मेंबर यू नो जो 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 अपना जो मेंबर्स है वो सब सिलेक्ट करते हैं किसी और मेंबर को। ओके, सो प्लीज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है he does not preside over joint sitting in any circumstance. Okay, chairman of Rajya Sabha does not preside over joint sitting. Please keep this in mind, very important point. Okay, also no joint sitting for money bill and constitutional amendment bill, आपको पहले ही बता दिया है. It is governed by रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, सो लोकसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग ये गवर्नड है. ऑल्सो ज्वाइंट सिटिंग्स में नॉर्मली न्यू अमेंडमेंट्स नहीं प्रपोज किए जा सकते हैं, बट दो एक्सेप्शन है कि अगर कोई ऐसे अमेंडमेंट्स हैं विच हैव कॉज्ड फाइनल डिसएग्रीमेंट, सो उसके चेंज करने के लिए अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जा सकते हैं. ऑल्सो या तो बहुत समय से डिले हो गया और ड्यू टू डिले कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है बिल में, तो उसके लिए अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जा सकते हैं. बट इसके अलावा किसी और केस में कोई अमेंडमेंट प्रपोज नहीं किए जा सकते. अब आ जाते हैं हम बजट कि कैसे पार्लियामेंट में बजट क्या प्रोविजन है और कैसे पास होता है. ओके, लेट्स सी दैट. सो पहले बात तो बेसिक्स में देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड मेंशन नहीं है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में जो वर्ड मेंशन है दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये होती है प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी to ensure that this annual financial statement is laid down in the parliament every year. Okay, और बजट में क्या क्या चीजें होती हैं, एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट. देखिए, आई होप आपने बजट को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से पढ़ लिया होगा. ओके, ऑलरेडी इट हैज बीन कवर्ड. यहाँ पर हम पॉलिटी पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे कि क्या पॉलिटिकल प्रोसीजर होता है उसके लिए पार्लियामेंट में. ओके, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ रहे. ओके, now estimates of revenue and capital receipt. Okay, budget contains following that estimate कि क्या revenue और capital receipt क्या estimate है, expenditure के क्या estimate रहेंगे, how we will raise the revenue. Okay, कैसे tax या disinvestment कैसे करके हम revenue raise करेंगे, what are the actual receipts and expenditure of the closing financial year. Okay, जो financial year खत्म हो रहा है. Okay, क्योंकि जैसे बजट मान लीजिए अगर इस बार का ले तो देखिए एक बात मैं बताता हूँ, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च. ओके, आपका फाइनेंशियल ईयर है. तो जो बजट पास होता है वो इंट्रोड्यूस होता है 1st फेब को. तो 1st फेब को होता है तो और 1st फेब को होता है वो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए इंट्रोड्यूस होता है. तो मान लीजिए ये होगा 1st अप्रैल 2022 31st मार्च 2021. ओके, एंड अगेन जो बजट जो यहाँ पर 1st फेब को इंट्रोड्यूस हुआ है, इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर 1st अप्रैल 2021 टू 31st मार्च 2022. आई होप आपको ये फाइनेंशियल ईयर समझ में आ गया होगा और बजट कैसे इंट्रोड्यूस होता है. ओके, राइट. एंड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी भी पता चलती है गवर्नमेंट की कमिंग ईयर के लिए. ओके, सम मेजर चेंजेस जो किए गए हैं, दैट रेलवे एंड जनरल बजट हैव बीन मर्ज्ड. आई होप यू ऑल नो दैट. और जो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट की डेट है, इट इज शिफ्टेड टू 1st फेब. ओके, पहले क्या डेट होती थी, पहले it was the last working day of February. Okay, it was last working day of February earlier. Now it is shifted to 1st Feb. Again 1st Feb क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि बेसिकली इससे क्या होगा कि आपका बजट फाइनेंशियल स्टार्ट होने से पहले ही पास हो पाएगा या जल्दी पास हो जाएगा. सो इसलिए जो वोट ऑन अकाउंट जो आगे हम पढ़ेंगे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. और जब बजट अगर पहले पास हो जाएगा तो जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें क्लैरिटी रहेगी कि किस किस एरियाज पे क्या क्या एक्सपेंडिचर करना है. ओके, now again constitutional provision, so it is responsibility of president to ensure that it is laid before both the houses of parliament. यानी बजट जो है इट इज लेड इन बोथ द हाउसेस. लोकसभा में तो होता ही है, राज्यसभा में लीड होता है. बट यस, राज्यसभा में ले होता है, डिस्कस होता है, बट वोटिंग नहीं होती. ओके, राज्यसभा में वोट नहीं होता बट डिस्कस तो जरूर होता है राज्यसभा में. ओके, ऑल्सो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी डिमांड फॉर ग्रांट. मतलब बजट में जैसे पैसा चाहिए तो हर मिनिस्ट्री अपनी डिमांड फॉर ग्रांट देती है और वो डिमांड फॉर ग्रांट प्रेजेंट करने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड है. ओके, और राज्यसभा जो है डिमांड फॉर ग्रांट्स पे वोट नहीं कर सकती. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, राज्यसभा ना बजट पे वोट कर सकती है, ना बजट के किसी भी डिमांड फॉर ग्रांट पे वोट कर सकती है. ओके, ऑल्सो कोई भी पैसा अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालना है तो उसके लिए एक एप्रोप्रिएशन लॉ बनाना होता है, तभी बजट में एक एप्रोप्रिएशन लॉ पास किया जाता है. तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा निकालना है तो उसके लिए
वो पैसा लॉ के थ्रू ही निकाला जा सकता है। ओके, विदाउट अप्रोप्रिएशन लॉ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई पैसा विड्रॉ नहीं किया जा सकता। ओके, सिमिलरली कोई भी टैक्स जो है इट कैन नॉट बी इम्पोज्ड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब लॉ के थ्रू। और इसीलिए देखिए इसके लिए लाते हैं हम फाइनेंस एक्ट, इसके लिए आता है फाइनेंस एक्ट, इसके लिए आता है आपका एप्रोप्रिएशन एक्ट, राइट। बजट में ये सब पास होते हैं। जब बजट अभी बजट सेशन में आप देखोगे तो एप्रोप्रिएशन एक्ट पास होता है और फिर फाइनेंस एक्ट पास होता है। तो फाइनेंस एक्ट क्यों पास होता है? ताकि एक लीगल अथॉरिटी देता है वो गवर्नमेंट को कि दैट इट कुड नाउ इम्पोज द टैक्स। ओके, और मनी बिल इम्पोजिंग टैक्स रिक्वायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। सो ये आपको पता है, राइट। और जो एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर शुड शो, जो बजट में एक्सपेंडिचर शो करते हो उसमें चार्ज एक्सपेंडिचर जो है दे हैव टू बी शोन सेपरेटली। ऑल्सो चार्ज एक्सपेंडिचर पे क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, दे कैन ओनली बी डिस्कस्ड बट नॉट वोटेड अपॉन। सो प्लीज रिमेंबर, देखिए चार्ज एक्सपेंडिचर है, दे कुड बी डिस्कस्ड, उन पे डिस्कशन हो सकती है बट उन पे वोटिंग नहीं हो सकती। ओके, also budget should distinguish between expenditure on revenue account and other expenditure। so budget में जो सारा expenditure उसको एक तरफ की revenue expenditure क्या है, आई होप आपने इकोनॉमिक क्लास में पढ़ा होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो बजट में एक तरफ एक्सपेंडिचर सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और एक तरफ अदर एक्सपेंडिचर क्या है। ओके, सो ये कुछ की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे, राइट। अगेन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड आप इसको रिवाइज करना, तो आपके दिमाग में रहेंगे, क्योंकि इन प्रोविजंस पे आपको एक स्टेटमेंट बन सकता है। नाउ दी स्टेजेस इन इनैक्टमेंट, सो बड़े ही ब्रीफ में देखिए, अगेन लक्ष्मीकांत ने बहुत कुछ दे रखा है, उस सबको बड़े ही ब्रीफ में और एक डायग्राम के फॉर्म में आपको यहाँ प्रेजेंट कर दिया गया है। ओके, सो प्रेजेंटेशन, सो आप सब जानते हो 1 फेब को बजट प्रेजेंट होता है, और बजट प्रेजेंट होता है तो सबसे पहली चीज क्या देखते हो आप टीवी पे देखते हो ना, बजट स्पीच आती है। सो बजट स्पीच इज फर्स्ट थिंग, और ये कहाँ दी जाती है? लोकसभा में दी जाती है। और एक बार बजट स्पीच हो जाती है उसके बाद राज्यसभा में जो है बजट को ले डाउन किया जाता है। ओके, इस स्टेज पे प्रेजेंटेशन के वक्त कोई भी डिस्कशन नहीं होता बजट पे। ओके, उसके बाद अगले 2-3 दिन बाद जनरल डिस्कशन शुरू होता है दोनों हाउसेस में, और इस स्टेज पे कोई कट मोशन या कुछ भी मूव नहीं किया जाता है। ओके, कोई मोशन नहीं मूव किया जाता है और कोई वोटिंग नहीं होती। ओके, फिर जनरल डिस्कशन के बाद क्या करते हैं, बेसिकली जो है एक रिसेस कर देते हैं पार्लियामेंट की, कि थोड़े टाइम तक जो है पार्लियामेंट मीट नहीं करता, राइट। और इस पीरियड में जो है बेसिकली एडजर्न कर देते हैं पार्लियामेंट को, और इस पीरियड में जो है जो सारी डिमांड फॉर ग्रांट्स है किसी बजट में, दे आर रेफर टू डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, राइट। अभी कितनी 24 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है। हर कमेटी किसी एक स्पेसिफिक मैटर से, तो उस स्पेसिफिक मिनिस्ट्री की जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है वो इनको रेफर कर दी जाती है। और ये जो है हाउस जो है एडजर्न, सॉरी आई हैड सेड रिसेस, रिसेस नहीं होता, इट इज एडजर्न्ड, ओके, फॉर 3 to 4 weeks। ओके, और ये जो है जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज है, इनको दे दिए जाते हैं वो टू स्क्रूटनाइज। ओके, इनको वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं टू स्क्रूटनाइज एंड सबमिट रिपोर्ट्स। ऑल्सो उसके बाद होती है वोटिंग, देयर इज वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। आफ्टर दैट जब ये फिर जब वापस जो पार्लियामेंट मिलते हैं हाउसेस, राइट। सो लोकसभा में इनमें ओनली इन लोकसभा ये वोटिंग कहाँ होती है? ओनली इन लोकसभा, राज्यसभा में वोटिंग नहीं होती। ओके, सो ओनली इन लोकसभा मिलती है, और जो सारे डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं उन पे जो रिपोर्ट्स दी हैं, उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे वोटिंग होती है, राइट। और जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है उस पर तो बस डिस्कशन होती है, वोटिंग नहीं होती। और ऑल्सो वोटिंग करते वक्त या डिस्कशन करते वक्त कट मोशंस मूव किए जा सकते हैं। तो कट मोशंस देखिए, अब यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं मैं। एक हो गया पॉलिसी कट, मतलब पूरा डिसअप्रूवल। तो कोई डिमांड फॉर ग्रांट है या कुछ पॉलिसी के लिए पैसा चाहिए, उसका पूरा डिसअप्रूवल करते हैं, और अगर ये मोशन पास होता है तो बेसिकली उसके लिए पैसा कितना कर देते हैं कि बस उसके लिए पार्लियामेंट ने 1 रुपए दिया है। सो 1 रुपए दिया है मतलब वो पॉलिसी को डिसअप्रूव कर दिया है कि वो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती है। ओके, कैसे 1 रुपए से कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकती है? ओके, मान लीजिए उसके लिए 1 लाख करोड़ मांगा गया था किसी पॉलिसी के लिए, बट अगर लोकसभा में लगा कि दैट ये अनरीजनेबल है, ये है,
और अगेन गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं है तो एक पॉलिसी कट मोशन पास कर सकते हैं जिसमें जो जो उसको फंड्स है उसके लिए जो एप्रोप्रिएशन के लिए जो मनी है उसको ₹1 के लिए रिड्यूस कर देते हैं। दैट बस ₹1 दिया है उस स्कीम या पॉलिसी के लिए। ओके, एक हो गया इकोनॉमी कट। सो मान लीजिए किसी स्कीम और पॉलिसी के लिए मान लीजिए 1 लाख करोड़ है, बट इट इज पार्लियामेंट जो लोकसभा में लगता है कि ये 50,000 करोड़ में हो सकता है, तो वो जो है इकोनॉमी कट ये होता है कि उसको 1 लाख करोड़ से रिड्यूस करके 50,000 करोड़ कर देंगे। ओके, सो दिस इज इकोनॉमी कट। एंड टोकन कट मतलब से ₹100 का रिडक्शन, ओनली ₹100 रिडक्शन। ओके, सो दिस इज टू शो ओनली अ डिसअप्रूवल कि कि मतलब ये पॉलिसी आपने बनाई तो है, बट जो लोकसभा है इट इज नॉट लाइक इन फेवर ऑफ इट, और इट इज नॉट थिंकिंग दैट इट इज अ गुड पॉलिसी, तो उस केस में टोकन कट होता है। बट अगेन अगर ये मोशन पास हो जाते सो इसका मतलब जो है गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, इट डज नॉट हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस, सो इट कुड इवन लीड टू फॉल ऑफ द गवर्नमेंट। और इसीलिए देखा गया कि नॉर्मली कट मोशंस नहीं पास होते। ओके, नॉर्मली नहीं होते। और लास्ट चीज होती है गिलेटिन। सो बेसिकली देखिए क्या होता है, जब डिमांड फॉर ग्रांट्स बहुत सारी होती है और पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि सबको डिस्कस कर सके, वो कुछ ही जो है डिमांड फॉर ग्रांट्स को डिस्कस कर सकती है। तो उसके बाद क्या होता है कि अल्टीमेटली जैसे जैसे जो टाइम बहुत कम बचता है, तो क्या करता है स्पीकर, सारे जो बचे हुए डिमांड फॉर ग्रांट्स है सब कुछ है उसको एक साथ क्लब करके उसको इट इज पुट टू वोट, उसको वोटिंग के लिए पुटअप कर देते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड गिलेटिन, राइट। बिना डिस्कशन के लिए वोटिंग के लिए बाकी सारे जो बचे हुए हैं उनको पुटअप कर देते हैं। इनफैक्ट अगर आप स्टैट्स देखोगे तो हमेशा मोर देन 90% के अराउंड जो है डिमांड फॉर ग्रांट्स आर गिलेटिन, मतलब बिना डिस्कशन के दे आर वोटेड टुगेदर। ओके, उसके बाद होता है पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। आई होप यू नो दैट जो सारे ग्रांट्स वोटेड बाय द लोकसभा। ओके, और एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेट ऑफ इंडिया, ये दोनों चीजें जो है इसका पार्ट होती है। और ऑल्सो कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता इस टाइम पे। ओके, सो एप्रोप्रिएशन बिल में क्या होता है, वो सारी डिमांड फॉर ग्रांट्स विच आर वोटेड बाय लोकसभा प्लस एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये दो चीजें एप्रोप्रिएशन बिल में होती है। और कोई अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते इन दोनों चीज में एट द स्टेज ऑफ पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। और साथ ही साथ एक और चीज होती है वोट ऑन अकाउंट। सो बेसिकली देखिए होता क्या है कि ये जो हम बजट पास कर रहे हैं अगले फाइनेंशियल ईयर के, बट कई बार जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट हो जाता है और तब तक ये पास नहीं हो पाता बजट। सो इसीलिए फॉर कि शॉर्ट टाइम पीरियड कुछ पैसा चाहिए होता है गवर्नमेंट को टू रन दी गवर्नमेंट। सो उसके लिए वोट ऑन अकाउंट मतलब बेसिकली वन और 2 मंथ्स या 2 मंथ्स का जो है एक पैसा लम सम में दे दिया जाता है। लम सम में जो है 2 मंथ्स का पैसा जो है जो पार्लियामेंट जो है अथॉराइज कर देती है टू दी गवर्नमेंट कि आप ये 2 महीने के लिए आप ये लम सम में पैसा यूज कर सकते हो। ओके, अगेन ये बेसिकली शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इसमें डिटेल्स नहीं होती है। एक लम सम में जो है वो गवर्नमेंट को दे दिया जाता है पैसा कि जब तक जो बजट इनैक्ट नहीं होता तब तक आप ये लम सम पैसा यूज कर सकते हो टू रन दी गवर्नमेंट। ओके, एंड अगेन ये 1 फेब को जो है ये शिफ्ट करने का रीजन ही ये था कि वोट ऑन अकाउंट की नीड एलिमिनेट हो जाए। ओके, इसके बाद आता है पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। सो लास्ट स्टेज इज पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। सो मनी बिल कंडीशंस मतलब सेम एज मनी बिल की सारी कंडीशंस लगती है और इसमें अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। एंड इट लीगलाइजेस द फाइनेंस साइड, इट लीगलाइज द फाइनेंस साइड ओके ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो ये है पूरा कि हाउ अ बजट इज इनेक्टेड। ओके, पूरा प्रोसीजर आपका। ओके, इसके अलावा कुछ अब जो ग्रांट्स आपने एक देखा कि डिमांड फॉर ग्रांट्स तो की थे जो बजट में पास होते हैं। बजट में पास होने के डिमांड फॉर ग्रांट्स के अलावा और भी दूसरे टाइप के ग्रांट्स होते हैं। कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री ग्रांट। सो मान लीजिए बजट में किसी चीज के लिए कुछ पैसा दिया है, मान लीजिए ₹100, अज्यूम दैट ₹100 इज गिवन ओके अंडर द एप्रोप्रिएशन एक्ट। बट देखा गया कि ₹100 अब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो वो चीज को और देखा गया कि दिस इज इनसफिशिएंट, हमें मान लीजिए ₹50 और चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा ₹50 के लिए उस सर्विस के लिए, मान लीजिए सर्विस से हेल्थ केयर की कोई स्कीम, उसके लिए 100 लाख करोड़ अलॉट किया, बट देखा गया कि वो कम है और आगे जाके 50 लाख करोड़ और चाहिए, तो इसके लिए हमें एक सप्लीमेंट्री ग्रांट पास करनी होगी। अगेन ये सारी जो ग्रांट्स हैं दीज आर पास्ड ओनली बाय द लोकसभा। ओके, राज्यसभा का कोई रोल नहीं है इसमें। ओके, सो सप्लीमेंट्री ग्रांट पास करनी होगी। सो आई होप सप्लीमेंट्री ग्रांट किस पर्पज के लिए आपको क्लियर है। इसी तरीके से एडिशनल ग्रांट,
मतलब फॉर सम एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑन सम न्यू सर्विस। वहां तो क्या था, यहाँ पर क्या था कि एक एग्जिस्टिंग सर्विस थी जिसके लिए हमने अपने हमारे बजट में ग्रांट दी थी, बट वो ग्रांट इनसफिशिएंट थी, इसलिए हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, राइट, सप्लीमेंट्री पैसा चाहिए, ओके, उसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट। बट यहाँ ऐसा है कि कोई नई सर्विस, ओके, कोई ऐसी सर्विस जो बजट में थी ही नहीं, अब वो कोई नई सर्विस अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए जो ग्रांट होती है वो है एडिशनल ग्रांट। आई होप आपको क्लियर है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडिशनल ग्रांट एंड सप्लीमेंट्री ग्रांट। इट इज फॉर अ सर्विस विच इज envisaged in the budget but for which money is insufficient, and additional grant is for a service, for a new service which was not in the budget, okay। इसके बाद आता है एक्सेस ग्रांट, ओके, एक्सेस मतलब इसका मतलब ये है कि किसी स्कीम के लिए पैसा बस से 100 रुपीज दिए गए थे गवर्नमेंट को, बट गवर्नमेंट स्पेंड 120 रुपीज। सो ये जो 20 रुपीज एक्स्ट्रा है, इसके लिए गवर्नमेंट को एक एक्सेस ग्रांट का ग्रांट के लिए पास करवाना पड़ेगा। और दिस इज पास करवाने से पहले दिस इज स्क्रूटनाइज्ड बाय दी और अप्रूव्ड बाय दी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। सो अगेन एक्सेस ग्रांट मींस that excess money has already been spent, okay, on a service, okay, जिसके लिए 100 रुपए थे उसके लिए 120 रुपए एक्सेस में ऑलरेडी स्पेंड कर दिया गया है, तो उसके लिए एक्सेस ग्रांट की जरूरत पड़ती है। वोट ऑन क्रेडिट, वोट ऑफ क्रेडिट, सो इट इज बेसिकली लाइक अ ब्लैंक चेक। सो बेसिकली कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गई या कुछ से कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जिसकी डिटेल्स, यानी जिसमें किस चीज के लिए कितना एक्सपेंडिचर है वो कुछ नहीं पता हमें, या टोटल भी कितना एक्सपेंडिचर होगा वो नहीं पता, सो फिर दिया जाता है वोट ऑन क्रेडिट, वोट ऑफ क्रेडिट। सो इट इज लाइक अ ब्लैंक चेक कि कितना भी पैसा फॉर दैट अनएक्सपेक्टेड डिमांड हैज टू बी मेट। फिर आती है एक्सेप्शनल ग्रांट। सो अगेन दिस इज फॉर एनी स्पेशल पर्पस which forms no part of the current service of any financial year. See here it is any financial year, right? किसी भी फाइनेंशियल में, यानी कोई एक ऐसी स्पेशल चीज जिसका कभी भी कोई एक स्पेशल पर्पस। नाउ देखिए, आप पूछोगे इसमें और इसमें अंतर क्या, वोट ऑन क्रेडिट। सी इट इज अनएक्सपेक्टेड, इस डिमांड के बारे में हमें पता भी नहीं कितना पैसा चाहिए, बट यहाँ पर हमें पता है कि क्या स्पेशल पर्पज है। वी नो हियर व्हाट इज द स्पेशल पर्पज एंड हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस, ओके। इसके बाद आता है टोकन ग्रांट। सो बेसिकली देखिए, किसी एक दो स्कीम है, स्कीम 1 एंड स्कीम 2, यहाँ पर 100 रुपए है, यहाँ पर 50 रुपए। अब इसमें बस 50 रुपए स्पेंड हुए, ओके, और इसके लिए 50 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। तो अगर यहां से आप 50 रुपए एक्स्ट्रा ले सकते हो तो ये इसको बोलते हैं री एप्रोप्रिएशन, और ये री एप्रोप्रिएशन करने के लिए आपको टोकन ग्रांट चाहिए होती है, ओके, टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन अ न्यू सर्विस that can be made available by reappropriation, and again यहाँ ध्यान रखिए न्यू सर्विस, ओके। तो आई होप आपको जो सारी ग्रांट्स है वो क्लियर है, ओके। इसके बाद हम पढ़ते हैं फंड्स, ओके। दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी आर रीडिंग, अगेन आई नो बड़ा लंबा हो गया लेक्चर, ओके। सो दिस इज द लास्ट थिंग। सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया गिवन इन आर्टिकल 276, इसमें ऑल द रिसिप्ट्स क्रेडिटेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। और आप देखना आगे जाके स्टेट लेजिस्लेचर के लिए सारी चीजें सेम है, ओके। सो ऑल दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सारी जो रिसिप्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो क्रेडिट होती हैं, जैसे जो सारे रेवेन्यूज हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहीं से लोन लिया है उसका पैसा जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी को लोन दिया है और उसका रिपेमेंट का जो पैसा मिला है वो भी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। एंड ऑल दी पेमेंट्स आर ऑल्सो डेबिटेड हियर, all the legally authorized payment जो by law, okay, on the behalf of government of India। फिर दूसरा आता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इसमें सारा पब्लिक मनी स्टोर होता है, मतलब वो गवर्नमेंट का मनी नहीं, वो पब्लिक का मनी है, एंड गवर्नमेंट इज होल्डिंग इट ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक, ओके। जैसे प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट हो गए, जुडिशियल डिपॉजिट हो गए, सेविंग बैंक डिपॉजिट हो गए, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट या रेमिटेंसेस, ओके। एंड इट इज ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। देखिए, यहां से अगर पैसा निकालना है तो एक लॉ की जरूरत है, राइट, लॉ, या जो हम बोलते थे एप्रोप्रिएशन एक्ट। बट अगर पब्लिक अकाउंट से पैसा निकालना है तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ। एंड लास्टली आपका आ गया कंटिजेंसी फंड। नाउ दिस इज एस्टेब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है अंडर आर्टिकल 267 कि एक कॉन्टिजेंसी फंड बना सके, एंड दिस इज एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास है। और रीसेंट बजट में, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड कंटिजेंसी फंड के बारे में ये फैक्ट्स, क्योंकि रीसेंट बजट में कहा गया है, प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, क्योंकि करंट अफेयर्स में रीसेंट बजट में जो अभी बजट जो ये 1 फरवरी 2021 को दिया गया है, उस बजट में कहा गया है कि ये जो इसको ऑर्गुमेंट करेंगे
पहले ये 500 करोड़ होता था, इसको बढ़ा के हम 30,000 करोड़ करेंगे थ्रू फाइनेंस बिल। ओके, सो दिस इज अबाउट द कॉन्टीजेंसी फंड। सो दिस इज अबाउट द पार्लियामेंट एंड दिस इज पार्ट 2। इसमें हमने सारा वर्किंग और रिलेटेड जो है सब कवर किया है। इसके बाद जब हम कवर करेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज और कुछ और रिलेटेड एस्पेक्ट्स, और उसके बाद हम कवर करेंगे अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर। सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अगेन आई वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड, देखिए मैं बार बार क्यों रिपीट करता हूँ हर लेक्चर के एंड में, दैट बिकॉज आई नो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना। तो प्लीज रिवाइज करिए, ओके, प्लीज रिवाइज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, अब आपने काफी सफिशिएंट पढ़ लिया है, तो आप इवन सेक्शनल मॉक टेस्ट भी कर सकते हो। सो प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेक्शनल मॉक टेस्ट ऑफ पॉलिटी। So thank you very much and see you again next time with another lecture on politics.